हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। ये मेरा एफसीआई से रिलेटेड 16 टॉपिक है। इससे पहले मैं 15 टॉपिक कवर कर चुका हूँ एज यूजुअल क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ। आज की वीडियो भी मैंने ऐसे ही कंपाइल की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे रिलेटेड ही पार्ट को कलेक्ट किया है, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसका कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप अगर ICAR JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ASRB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, NET SRF ARS या फिर किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोई भी कोर्स जिसकी फ़ी होगी 1000 रुपीज़। इसमें आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी ऐड किया जाएगा जो कि व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसमें आप अपने जैसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ पाएंगे, साथ भी इंटरेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी और उन वीडियोस की PDF भी प्रोवाइड की जाएगी और टाइमली आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, MCQ या फिर मॉडल टेस्ट पेपर दिया जाएगा जिससे आप अपनी कैपेबिलिटी चेक कर पाएंगे। लास्ट टाइम जब FCI ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था तो मिस्टर अश्विनी कुमार ने अपनी डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ वो एग्ज़ाम क्रैक किया था। उन्होंने एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल से कोर्स परचेज़ किया था और वो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े हुए थे और आज वो एज AGM वर्क कर रहे हैं FCI में। अगर आप भी FCI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं जिसके लिए फ़ी होगी 999। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा एज़ यूजुअल, और जिससे आप पता लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम कैसा पैटर्न में क्वेश्चन आ चुके हैं और इस साल आपको कैसे प्रिपरेशन कर रही है। आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हम हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, पोल्यूशन होता क्या है। कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज, चाहे वो फिजिकली हो, उसके अंदर केमिकली हो या बायोलॉजिकली हो, अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो पोल्यूशन कुछ भी डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट चेंज भी हो सकता है किसी भी कंपोनेंट के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर, दैट इज़ हार्मफुल टू लिविंग कंपोनेंट, जो हार्मफुल होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो शॉर्ट में बताएं कि कुछ ऐसा चेंज जो कि अनडिज़ायरेबल है, हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए, तो वो उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। पोल्यूशन का जो कोज होता है, जो सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो पोल्यूशन कोज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। इसके बाद पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। अगर एक बार में सारे पढ़ लें, चाहे वो एयर की बात करें, एयर पोल्यूशन की बात करें या फिर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, मेनली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो सबसे मेजर में यही आते हैं, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा भी साउंड पोल्यूशन, ये सब ऐसे छोटे मोटे पोल्यूशन, मराइन पोल्यूशन हो सकते हैं, पर जो मेजर होते हैं वो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होता है। और इनके पोल्यूटेंट कौन से हैं? सबसे पहले डिपॉजिटेड मैटर, शोट, स्मोक, तार, डस्ट, ग्रिट, ये सब जो डिपॉजिट हो जाते हैं मैटर कहीं पे भी, चाहे आप किसी वाटर बॉडी के अंदर बात करें या फिर किसी भी मटेरियल के ऊपर, सरफेस के ऊपर, जिससे उसका नेचर ख़राब हो जाता है फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली। उसके बाद वो गैसेस जो कि एज अ पोल्यूटेंट वर्क करती है, कौन सी है? नाइट्रोजन की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं जैसे NO, NO2, सल्फर की जैसे SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हैलोजन्स हो गए क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडीन। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बात करेंगे अगली स्लाइड्स में। एसिड ड्रॉपलेट्स, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये भी एज अ पोल्यूटेंट वर्क करते हैं। फ्लोराइड्स हो गया, जो ब्लू बेबी डिजीज़ होती है, बात करेंगे आगे। मेटल्स में मर्करी, लेड, आयरन, जिंक, निकल, टिन, कैडमियम, क्रोमियम, ये सब मेटल्स टॉक्सिक मेटल्स होती है जो एज अ पोल्यूटेंट वर्क करती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब आप याद कर लीजिए। उसके बाद है एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स जो अपने पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये सब क्या होता है अगर हम एक्सेस डोज में अप्लाई करते हैं तो वो वाटर फ्लश के साथ या फिर सरफेस रन ऑफ के साथ ऐसे वाटर बॉडी के अंदर मिल जाते हैं,
जिससे अल्टीमेटली वो हमारी हेल्थ को या फिर किसी एनिमल की हेल्थ को ही हार्म पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही जैसे बायोसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड्स, निमेटिसाइड्स, बैक्टीरियासाइड, वीडीसाइड या फिर फर्टिलाइज़र, वही बात है, ये हार्मफुल होते हैं अगर एक्सेस डोज में यूज़ कर रहे हैं तो। रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया जो किसी इंडस्ट्री से निकलता होगा, नॉइस हो गया, नॉइस तो किसके लिए, साउंड पोल्यूशन में हो जाएगा। काइंड ऑफ पोल्यूटेंट, अगर हम अब पोल्यूटेंट्स को अगर किसी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसको हम उसकी लाइफ के हिसाब से, उसकी डिग्रेडेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करें तो उसको हम तोड़ सकते हैं नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट और बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नॉन डिग्रेडेबल में सबसे इजी एग्जांपल है डीडीटी, जो सबने बहुत पहले से सुन रखा है। अदर एल्यूमिनियम कैंस हो गए, मर्क्यूरिक साल्ट हो गया, लॉन्ग चेन ऑफ फिनोलिक्स हो गए, ठीक है। ये डिग्रेड नहीं होते या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लोली डिग्रेड होते हैं, इनकी कोई साइकिल नहीं होती है, ये एज इट इज़ वहीं पे ही सेटल हो जाते हैं जहाँ पे एक जगह ये पड़ गए हैं, गिर गए हैं, और ये किसी भी फूड चेन या फिर बायोसाइकिल्स में कहीं पे भी पार्ट नहीं लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की। ये वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो टाइम के साथ या फिर जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट हो गया जो कैन बी रैपिडली डिकम्पोज्ड अंडर नेचुरल कंडीशन। जो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, चाहे आप डोमेस्टिक वेस्ट को कुछ भी बोल सकते हैं, किचन से निकला हुआ वेस्ट या फिर अपने लाइफ स्टॉक का वेस्ट, दे मे क्रिएट प्रॉब्लम्स व्हेन दे एक्यूमुलेट। पर ये उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब ये काफ़ी क्वांटिटी में एक साथ एक्यूमुलेट हो जाए, एक जगह इकट्ठे हो जाए। देयर इनपुट इनटू द इन्वायरमेंटल एक्ससीड देयर डिकम्पोजिशन। इनको क्या हो सकता है, ये इन्वायरमेंट अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। अगर हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पोल्यूशन कहाँ हो रहा है, पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो पहले एटमॉस्फेयर आप पढ़ लेते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको छोटा सा एक बार आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आप थोड़ा सा इसको भी माइंड में लेके चले कि एटमॉस्फेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, ये मैंने अलग कलर में इसलिए लिखा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लेते हैं कि ये पहाड़ होते हैं, नदी होते हैं, ये कौन से स्फेयर में आते हैं, तो वो ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। अप टू 5 किलोमीटर हाइट तक ट्रोपोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर है 5 टू 45 किलोमीटर। मीजोस्फेयर है 45 टू 80 किलोमीटर। थर्मोस्फेयर है मोर देन 80 किलोमीटर। अगर इसमें ये पूछ ले कि किस स्फेयर में विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, तो वो अल्टरनेट स्फेयर में इंक्रीज होता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा। इससे अल्टरनेट में जब स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे, जब हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। मीजोस्फेयर में बात करें तो जब हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, जब हाइट इंक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। अभी तक हमने सिर्फ पोल्यूटेंट की बात करी थी जो डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल थे, ठीक है। अगर हम अब हम स्पेसिफाई एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट है उनको प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। एग्जाम्पल है CO, NO2, SO2। ये गैसेज हैं जो कि डायरेक्टली रिलीज होती है किसी सोर्स से। अगर इनके अंदर कुछ चेंज होता है इंटरेक्शन से तो ये जैसे पैन बन जाए, स्मोक, ओजोन, तो ये सब क्या है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल मतलब कोई ऐसा मटेरियल जो एयर के का कंपोजिशन में नहीं आता है मेनली, इन द एटमोसफेयर विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल्सो कॉल्स डैमेज टू द प्रॉपर्टी। जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ या फिर लाइफ स्टॉक हेल्थ या फिर एनिमल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है या फिर हमारी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रहा है, वो सब आ जाता है एयर पोल्यूशन के अंदर। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है एयर पोल्यूशन से, जो मैंने आज तक देखा है, जो छोटे एग्जाम्स में आता है, वो सबसे ज़्यादा मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी के देख, तो इसको तो बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लो। एक ही क्वेश्चन आता है, मिथाइल आइसोसाइनेट।
आज तक मैंने यही क्वेश्चन 2 या 3 बार देख चुका हूँ। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फीड कर लो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिलीज हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। अब लंदन स्मोक की कोई बात नहीं करता, पर फिर भी याद रखो कि लंदन स्मोक में SO2, H2SO3 ये गैसेस वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई थी। लंदन स्मोक जो केस था उसके अंदर SO2 और H2SO3। सबसे इंपॉर्टेंट है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी, जिसके कारण लगभग 1600 डोमेस्टिक एनिमल मर गए थे और नियरली 3000 पीपल मर गए थे। ठीक है, और ये आपको बताऊं तो ये एक पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया, जिसका नाम था UCIL। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में रखो। उसके बाद थर्ड केस है डार्कनिंग इफेक्ट ऑफ ताजमहल। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि ताजमहल का जो कलर है, जो संगमरमर से बना है, वो अब थोड़ा पीला पड़ने लग गया है। उसकी भी रिकवरी चलती रहती है टाइमली, उस पर हमेशा काम प्रोसेस में ही रहता है उसको ठीक करने के लिए। फिर भी जो कोज है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। एसिडिक रेन जिसे बोलते हैं, जब ये गैस वाटर के साथ मिक्स होती है तो वो एसिड रेन बनाती है। ठीक है, जिस वजह से जो ताजमहल है वो थोड़ा डार्क कलर का होने लग रहा है। उसके बाद है सोर्सेज क्या है एयर पोल्यूशन के। जो मेन सोर्स है वो है इंडस्ट्रियल चिमनी, थर्मल पावर स्टेशंस और ऑटोमोबाइल्स। ये 3 मेजर सोर्स हैं एयर पोल्यूशंस के। उसके बाद पेट्रोलियम की बात करें, इंडस्ट्रीज चिमनी में पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर द मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स। द चीफ गैसेज आर SO2 और NOx। अब वो कुछ भी हो सकती है, NO भी हो सकती है, NO2 भी हो सकती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल चिमनी वेस्ट में भी मेन बात करते हैं तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज आती है, जिनसे SO2 और NO गैस रिलीज होती है, NO2। ठीक है, दूसरे नंबर पे जब हम थर्मल पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं, जब कोल कंजप्शन ऑफ थर्मल प्लांट्स इज सेवरल मिलियन टन्स। जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं उनके अंदर जो कोल का यूज़ किया जाता है, कोल मतलब कोयले का यूज़ किया जाता है, और वो भी मिलियन टन्स के अंदर। द चीफ पोल्यूटेंट्स आर फ्लाई ऐश, जो राख उड़ती है वहाँ से, वो SO2 एंड अदर गैसेस और हाइड्रोकार्बन। तो ये जो थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ से ये सब पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं गैसेस में, जो एज अ पोल्यूटेंट वर्क करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। ऑटोमोबाइल कौन सी करती है? CO, NO, NO2, लेड ऑक्साइड। अब देखिए लेड ऑक्साइड का मेन कोज क्या है? ऑटोमोबाइल्स जो मतलब अपनी गाड़ियां हैं, जो व्हीकल हैं, इनसे जो गैस निकलती है उसमें लेड ऑक्साइड गैस होती है, जो कि काफ़ी हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। अगर पूछे कि लेड ऑक्साइड का मेजर सोर्स क्या है, तो वो होगी ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो मेन प्रॉब्लम है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है, जो हमारा श्वसन तंत्र है, जिसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वगैरह हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और क्या होता है? अस्थमा, हे फीवर, अदर एलर्जिक डिजीज़। अस्थमा, हे फीवर जैसी डिजीज़ हो जाती है। इरिटेशन इन आइज़, आँखों के अंदर जलन मचना, इरिटेशन होना। नोज़ के अंदर जलन मचना, थ्रोट मतलब जो गला होता है, इसके अंदर जलन मचना और इरिटेशन होना, ये इसमें आ जाता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अगर इसका थोड़ा एक्सपोजर लॉन्ग टाइम तक हो तो उससे डैमेज हो सकता है अपना नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स आ जाती है। इन सम केसेस कोज लंग कैंसर। अगर आपका इन पोल्यूटेंट्स के साथ अगर एक्सपोजर लॉन्ग टाइम तक होगा तो लंग्स कैंसर तक हो सकता है। इट लोअर्स आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड निमोनिया। इसकी वजह से जो कोल्ड और निमोनिया के अगेंस्ट जो हमारा रेजिस्टेंट है बॉडी का, वो भी कम हो जाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हैज़ एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन विच कोज डिस्टर्बेंस इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो HO है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अफेक्ट करती है जो हीमोग्लोबिन की जो टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन कैरी करने की ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की उस टेंडेंसी को, ये कैपेसिटी को कम कर देती है, जिसके कारण बॉडी टायर्ड रहती है, स्लीपी हो जाती है और ज़्यादा रेस्ट करने का मन करता है। नेक्स्ट पॉइंट,
chronic respiratory disease, lungs cancer, heart disease, even damage the brain, nervous system, liver and kidney, इन पर भी एक इफेक्ट पड़ता है इन पोल्यूटेंट्स का। अगर हम आर्सेनिक की बात करें, मरकरी की बात करें, बेंजीन की बात करें, तो ये नर्वस सिस्टम पे एक हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। और ये क्या, मेनली तो ये वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। SO2 की बात करें, इन एयर लीड्स टू डिजीज द लंग्स एंड लंग्स डिसऑर्डर सच एज वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। के बाद बात करते हैं प्लांट्स के ऊपर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात, जो स्टोमेटा होते हैं, जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, जिनसे प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम रेस्पिरेशन सिस्टम में मानते हैं। इनको रेस्पिरेशन जिससे करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, जो प्लांट्स होते हैं ये उन स्टोमेटा को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका रेस्पिरेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है और ये उतनी अच्छे से गैसेस को एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। सिर्फ गैसेस ही नहीं, ये इसके वजह से अपने जो टेम्परेचर कंट्रोल भी करती है। प्लांट्स वाटर को वेपर की फॉर्म में एक्सचेंज करके या फिर बाहर निकाल के। डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल एंड अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ये पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि मेन स्टेशन होता है फोटोसिंथेसिस का। जो क्यूटिकल्स होते हैं, जो वैक्स लेयर होती है लीव्स के ऊपर, जो लीव्स को प्रोटेक्ट करते हैं गलने से, सड़ने से या फिर एक सीवियर एक्सपोजर से, ये उसको डैमेज कर देती हैं, जिसके वजह से प्लांट का रेजिस्टेंस वाटर से, इंसेक्ट से, वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नेक्रोसिस डैमेज द लीफ स्ट्रक्चर। नेक्रोसिस मतलब नेक्रोसिस और क्लोरोसिस, इसमें क्या होता है, क्लोरोसिस टर्म होती है जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाती है प्लांट के अंदर, तो क्लोरोसिस होती है और येलो कलर, पेल कलर लीव्स का हो जाता है। नेक्रोसिस में क्या होता है, लीफ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एब्सिशियन में क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स, लीफ का गिरना। एपिनेस्टी डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ द लीव्स और अल्टीमेट डेथ। ये प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट था ये पोल्यूटेंट्स का। अब सेकंड आता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इट्स ओरिजिन एज आइदर। वाटर पोल्यूशन को जैसे हमने एयर पोल्यूशन को डिवाइड किया था प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बेस पे, कि उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से उनका ओरिजिन हो रहा है उन पोल्यूटेंट्स का। ऐसे ही वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स के बेस पे ही क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट वन इज पॉइंट सोर्स और अनोदर वन इज आर डिस्पर्स्ड और नॉन पॉइंट सोर्स। तो सीधा सीधा पता चल रहा है पॉइंट सोर्स मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ से वो पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, और जो डिस्पर्स या फिर नॉन पॉइंट सोर्स है उसमें क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है उस पोल्यूटेंट का, उसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काफ़ी चीज़ों से, अलग अलग जगह से जो पोल्यूटेंट है वो रिलीज हो रहा है। जैसे पॉइंट सोर्स की बात करें, जो नालियाँ होती है या फिर डिस्चार्ज करें हम सीवेज को किसी स्ट्रीम में, रिवर में, वो हो जाएगा पॉइंट सोर्स। के इस पॉइंट सोर्स से रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर पाइप के थ्रू, चैनल्स के थ्रू वाटर को कंटामिनेट किया जा रहा है। अगर हम डिस्पर्स्ड या फिर नॉन पॉइंट सोर्स की बात करें, इसमें ऐसे काफ़ी सारे सोर्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल सोर्स का, जब वाटर रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ होता है, वाटर का सरफेस रन ऑफ होता है, तो वो अपने साथ फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, एनिमल वेस्ट को, ये सब बहा के ले जाता है और अल्टीमेट जो वाटर बॉडी होती है उसमें जाके डाल देता है। ऐसे ही अगर हम बात करें जो एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन से जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट है, जो ये जब वाटर के साथ मिलेगी, जो रेन के साथ मिलेगी, तो ये एसिडिक रेन बना देगी। तो वहाँ से अनदर वे आ जाए, जब वो पोल्यूटेंट, जो वो एसिडिक रेन है, जब वो किसी वाटर सोर्स के अंदर मिलेगी तो वो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। अब वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन डिमांड की, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर दो टाइप की ऑक्सीजन डिमांड होती है, एक होती है बीओडी और एक होती है सीओडी। बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी कहाँ से आती है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के लिए।
तो उसको बोलेंगे बीओडी। पर जो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, जैसे कि कोई भी मटेरियल बोल लो, वुड बोल लो, प्लास्टिक बोल लो, कोई भी कैन बोल लो, इन सब को डिग्रेड होने के लिए एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीज को बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट आर सब्सटेंसेस दैट ऑक्सीडाइज द रिसीविंग बॉडी ऑफ वाटर, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ DO अवेलेबल। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड। अब एक पॉइंट है कि अगर हम फिशरी फार्म अगर हमारे पास है, या फिर हम किसी फिश का कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए वाटर बॉडी हमने बनाई है, जो हमारा वाटर का सिस्टम है, बायोफ्लोक जिसे बोलते हैं मेनली आजकल जो चल रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट होनी चाहिए, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो वो है 5 से 8 मिलीग्राम पर लीटर, इतना तो होना ही चाहिए। अगर कोई ऐसी स्पीसीज है, अगर कोई ऐसी फिश है जिसको कम कंजप्शन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो उसके लिए है मिनिमम 3 मिलीग्राम पर लीटर, इससे कम बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूटेंट्स के सोर्स की, तो सब फर्स्ट वन इज थर्मल पोल्यूशन। अ लार्ज स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट्स जो होते हैं रिक्वायर्स अ अनॉर्मस अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर। जो जितने भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर हीट जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और उस सिस्टम को कूल करने के लिए इनको ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट में इनको रिक्वायरमेंट होती है। अ टिपिकल न्यूक्लियर प्लांट फॉर एग्जांपल वाटर वार्म अबाउट 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना ह्यूज अमाउंट में चाहिए होता है कि 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से वाटर वार्म होता है। और ये जो वार्म वाटर होता है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए कोई अलग से सेपरेट कुछ भी सिस्टम नहीं बनाया गया होता है। ये जो उनके साइड वेज में रिवर्स होते हैं, लेक होते हैं, उनके अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो रिवर है, जो लेक है, जो वाटर बॉडी है नियर बाय में, उसके वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली देखें तो जो उसके अंदर फिश है या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल है, उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा उनकी हेल्थ पे। अगर दूसरी बात करें, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सीधा सीधा वेपर्स जनरेट होंगे, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होगी वो उसमें से डिक्रीज होगी। क्योंकि वो वेपर की फॉर्म में ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। दूसरा जो सोर्स है वो है हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स के लिए क्या सोर्स हो सकता है? हैवी मेटल्स के लिए भी सेम वही है, किसी भी इंडस्ट्री का होना आसपास में वाटर बॉडी के, जो कि अपने वेस्ट को डिस्चार्ज कर रही हो अपने साइड में जो जितने भी वाटर बॉडीज है उनके अंदर, तो वो वहाँ से हैवी मेटल कौन सी हो सकती है? अब पहले पढ़ते केमिकल टर्म्स। हैवी मेटल्स और मेटल्स विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन अबाउट 4 to 5। जो भी मेटल जिनकी ग्रेविटी होती है 4 से 5 या फिर उनसे ज़्यादा, तो उनको हम हैवी मेटल बोलते हैं। अगर इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में बोलें तो जो टॉक्सिक मेटल्स होती हैं उनको हम हैवी मेटल मान सकते हैं। उसके एग्जांपल है एल्युमिनियम, आर्सेनिक, बेरिलियम, बिस्मिथ, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, मरकरी, निकल। अब ये क्या करती है? जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर के थ्रू एंटर करती है, तो ये उसके जो डाइजेशन सिस्टम है उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालती है। क्योंकि जो किडनी होती है, किडनी के अंदर क्या होता है, मिलियंस ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट होती है, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। एंड केमिकल्स दैट आर टॉक्सिक टू द किडनी आर कॉल्ड नेफ्रोटॉक्सिन्स। और जो वो केमिकल्स होते हैं, जो हैवी मेटल्स होती है, उनको हम नेफ्रोटॉक्सिन बोलते हैं, जो किडनी फेलियर में या फिर किडनी को हार्म करने के लिए मेनली देखे जाते हैं। जैसे कि कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, ये वो मेन नेफ्रोटॉक्सिन्स मेटल्स हैं जो कि किडनी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। द थर्ड सोर्स इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का आपको पता ही है, चाहे वो फंजीसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, वीडीसाइड हो, अगर हम इनका एक्सेस में यूज़ करते हैं, हम इरिगेशन करते हैं, तो डाउनवर्ड मूव करता है वाटर, और उस वाटर के साथ ये घुल के हमारे ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसको भी कंटामिनेट करता है। अगर
ये प्रोसेस ना ले, अगर हम सिंपली वाटर के रन ऑफ की बात करें सरफेस से, तो ये किसी भी जो सरफेस पे बॉडी है वाटर की उसको कॉन्टामिनेट करेगा। अब इसको पढ़ते हैं। द टर्म पेस्टिसाइड इज यूज टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स टू किल ऑर्गेनिजम्स दैट ह्यूमन कंसीडर अनडिजायरेबल। तो वो पेस्टिसाइड्स वो होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो उन ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं जो जिनको ह्यूमंस अनडिजायरेबल मानता है। मोर स्पेसिफिकली इनके अंदर इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, फंजीसाइड आ जाते हैं। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इसके अंदर जो मेनली जो 3 ग्रुप है जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है वो है ऑर्गेनोक्लोराइड्स, आल्सो नोन एज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद सेकेंड वन इज ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड थर्ड वन इज कार्बामेट्स। In addition, a number of herbicides including the chlorophenoxy compounds 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4,5-T, which contain impurity dioxin, which is one of the most potent toxic known. 2,4-D is common water pollutant और सबसे ज़्यादा कॉमन है 2,4-D। उसके बाद द फोर्थ वन है द लास्ट वन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एक नया कंसेप्ट है जो हमने छोटी क्लासेस में या फिर जनरली हमने नहीं पढ़ा होता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका नेचर वोलेटाइल होता है, नाम से ही पता चल रहा है। वोलेटाइल मतलब जैसे ही उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, वो वोलेटाइल हो जाएंगे, मतलब वो वेपराइज हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मतलब है। अब वो अल्टीमेटली करेंगे क्या? अगर वो सरफेस पे हैं तो वो एयर पोल्यूशन कर देंगे जैसे उनको टेम्परेचर बढ़ेगा, पर अगर वो ग्राउंड वाटर में है तो उनका कुछ नहीं हो सकता, वो अल्टीमेटली जाना हमारी बॉडी के ही अंदर है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ भी गया तो जाएगा कहाँ, वो वहीं अल्टीमेटली दोबारा उसी वाटर बॉडी के अंदर, उसी ग्राउंड वाटर के अंदर ही मिल जाएगा। तो अब इसके लिए, इसको मैनेज करने के लिए क्या तरीका है? द वन एंड ओनली वे टू मैनेज इट इज एरेट इट, एरेट द वाटर टू एनकरेज देम टू वेपोराइज। उनको हम एनकरेज करेंगे कि वो वेपोराइज हो जाए। अब ग्राउंड वाटर को ठीक नहीं कर सकते, एक बार कॉन्टामिनेट हो गया, उसके बाद जब हम यूज़ कर रहे हैं उसको सरफेस के ऊपर लाने के बाद तो उसको एनकरेज करें कि वो वेपोराइज हो, उसको हीट करें कि वो वेपोराइज हो और वो हीट फॉर्म में, वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं पानी को उबाल के पो। विनाइल क्लोराइड, टेट्रा एक क्लोरोथिन जिसको TCE बोलते हैं, और टेट्रा एक्रोलिथिन 1,2 डाइक्लोरोइथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कुछ एग्जाम्पल है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अगर आए एग्जाम में इससे रिलेटेड तो मैंने एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दिए हैं, पर इससे पहले कभी इस पार्ट से क्वेश्चन आए नहीं है। अब इसके लिए जैसे हमने एयर पोल्यूशन के लिए कुछ 3 केसेस पढ़े थे, दो ताजमहल का था, एक अपने MP में भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी वो, और एक कहीं लंदन का था। अगर हम यहाँ पे वाटर पोल्यूशन के बारे में 2 केसेस की सुने, मतलब 2 चीज़ों की सुने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा मेजरली लोगों की इफेक्ट करते हैं डेली लाइफ को, वो है पहला है फ्लोराइड पॉइजनिंग। फ्लोराइड पॉइजनिंग में क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो इनके टीथ हैं ये येलोइश होने लग जाते हैं, इनके ऊपर एक येलो लेयर जमा होने लग जाती है। और ये किस वजह से होता है? ये जो ऐसा वाटर है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसके अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, मेनली उसका लेवल 1.5 ppm से ज़्यादा है, तो उसकी वजह से फ्लोराइड पॉइजनिंग हो जाती है और उसके बाद दांत ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग की। आर्सेनिक पॉइजनिंग इज़ द सेकंड वन। ये उससे ज़्यादा सीवियर है, काफ़ी बुरा है। आप देख सकते हैं इसकी स्किन कैसी हो गई है। तो ये होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए की वजह से, और ये भी मेनली इसका सोर्स क्या होता है? वाटर बॉडी होती है, कोई पोल्यूटेड वाटर बॉडी। हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक अबाउ द परमिशिबल लेवल 50 पार्ट्स पर बिलियन, वो था 1.5 मिलियन ppm पार्ट्स पर मिलियन, और ये है 50 पार्ट्स पर बिलियन ppb। ठीक है। एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा कवरिंग 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल के जो 6 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो काफ़ी पोल्यूटेड है, और जिसकी वजह से आर्सेनिक पॉइजनिंग वहाँ पे कॉमन है, और वहाँ पे लोगों के हाथ पैर ऐसे आप देख सकते हैं। द थर्ड वन इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो काफ़ी लोगों ने सुन रखा है, बहुत पहले से काफ़ी कॉमन है। इसके अंदर ये नहीं है कि जो बेबी होता है न्यूबॉर्न बेबी वो बिल्कुल ही ब्लू कलर का हो जाएगा, नहीं, जैसी हमारी वेन्स ब्लू कलर की होती है ऐसी उसके फेस पे, उसकी बॉडी पे ब्लूइश कलर आ जाता है, वो होता है। अब आपको पता है वेन्स ब्लू वाली कौन सी होती है, वो जो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वैसे ही ब्लूइश कलर दिखता है इनकी बॉडी पे भी। और वो किस वजह से होता है वो भी देखते हैं। मैट हीमोग्लोबिनीमिया caused by decreased ability of blood to carry oxygen। मैंने बताया कि जो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो ऐसे ब्लूइश होती है, तो वही यहाँ पे केस है। अगर उसका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करने में थोड़ा कम रिस्पॉन्स दे रहा है, कम एबिलिटी है उसके बाद ऑक्सीजन कैरी करने की, तो वहाँ पे ये सिंड्रोम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इसका मेन रीज़न क्या होता है, रिजल्टिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इन्फेंट आर मोर ससेप्टिबल टू अडल्ट। जो मेन रीज़न होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम का वो होता है नाइट्रेट पॉइजनिंग, NITRATE पॉइजनिंग, ठीक है, नाइट्रेट पॉइजनिंग ये मेन रीज़न होता है। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपकी क्वेरी सोल्व करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।